everyone, once again very warm welcome to our channel. This is Barka ma'am, your app tech guru, and my dear class 9th students, भाई कंप्यूटर एप्लीकेशन की धमाकेदार शुरुआत आपकी बरका मैम कर चुकी है। क्लास 9 to 12 IT, AI, CS, IP सभी सब्जेक्ट्स के वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है आपकी अपनी बरखा मैम के चैनल पर। खबर आप सभी को मिल गई होगी। तो भाई क्लास 9 की कंप्यूटर एप्लीकेशन का चैप्टर 1 हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, जिसमें हमने लेटेस्ट सिलेबस साथ में चैप्टर 1 को कवर किया है, और उसी लेटेस्ट सिलेबस को सुमिता अरोरा की बुक से कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्या, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर वाले चैप्टर को। ठीक है, अब जैसे कि मैंने बताया कि चैप्टर जब लेंथी होगा तो बेटा इसको हम पार्ट्स में डिस्कस करेंगे, ताकि कम समय में आप बहुत अच्छे से चैप्टर्स को समझ सकते हो। तो चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के पार्ट 1 को आज के सेशन में कवर करेंगे। अब कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम मतलब कंप्यूटर सिस्टम के वो सारे पार्ट्स, वो सारे हार्डवेयर्स जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डेटा को इनपुट करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, आउटपुट करने के लिए। आज के सेशन में इस चैप्टर का पार्ट 1 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम इनपुट यूनिट्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन का टारगेट क्लियर हो चुका है। वो सारे स्टूडेंट्स जो आज पहली बार इस सेशन में मेरे साथ जुड़े हैं, बेटा जी सेशन को शेयर कर लेना अपने दोस्तों के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे आने वाले इंपॉर्टेंट से वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके, क्योंकि आगे आपके लिए बहुत सारे सरप्राइजेस हैं। HTML CSS को हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें आप सभी को बहुत डर लगता है। बहुत ईजी लेवल से, स्क्रैच लेवल से आपको सिखाने वाली हूँ प्रैक्टिकल के साथ में। आप डेफिनेटली पूरे 50 में से 50 मार्क्स को स्कोर करोगे, ये मेरी गारंटी, यदि आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मुझसे पढ़ते हो। ठीक है, क्योंकि इतिहास गवाह है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि क्लास 9th क्लास 10th में बच्चे पूरे फुल मार्क्स 100 में से 100 मार्क्स स्कोर करे हैं, है ना जी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इनपुट यूनिट की। इनपुट यूनिट मींस वो यूनिट, वो डिवाइस, वो हार्डवेयर पार्ट जिसके थ्रू आप कोई भी डेटा और कोई भी इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंचाते हो। तो कंप्यूटर सिस्टम एक साइकिल पे काम करता है, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, दैट इज IPO साइकिल, इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल। ठीक है, तो यहाँ पे इनपुट यूनिट सबसे मेजर रोल प्ले करती है। कंप्यूटर सिस्टम डेटा को प्रोसेस कब करेगा? जब उसको इनपुट मिलेगा। स्टोर कब होगा डेटा? जब उसको इनपुट मिलेगा। विदाउट इनपुट सिस्टम में कोई भी डेटा ना तो प्रोसेस होगा, ना स्टोर होगा, ना कोई आपको आउटपुट मिलेगा। तो इनपुट यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, फर्स्ट यूनिट जहां से डेटा और इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर सिस्टम तक, प्रोसेसर तक पहुंचाया जाता है। सो इफ यू वांट टू फिट द डेटा एंड गिव सम इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर टू कैरी आउट वेरियस टास्क, then you need input devices to do this. These devices convert the input data and instructions to the computer understandable format and send it to the CPU for processing. मतलब IPO साइकिल में होता क्या है ना, जो भी डेटा आप इनपुट यूनिट के थ्रू इनपुट करते हो वो प्रोसेसर के पास जाता है, प्रोसेसर उसको प्रोसेस करता है। अब आपको ये अच्छे से पता है कि हम जो भी इनपुट करते हैं वो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में होता है। किस में होता है? ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट। ठीक है, अब वही कंप्यूटर जिस डेटा को प्रोसेस करता है वो मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट होता है। तो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट से मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, डेटा इंस्ट्रक्शंस को मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट तक पहुंचाना, ये काम आपके इनपुट यूनिट का ही होता है। ठीक है, वही लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, क्योंकि प्रोसेसर तो मशीन लैंग्वेज को समझता है। तो वेरियस टाइप के इनपुट डिवाइसेस होते हैं। क्यों होते हैं वेरियस टाइप के इनपुट डिवाइसेस? क्योंकि वेरियस टाइप का डेटा जनरेट होता है। बात समझ में आई? भाई अलग अलग टाइप का डेटा होता है। आप ऑडियो इनपुट कर सकते हो, वीडियो इनपुट कर सकते हो, डिजिटल इमेज को इनपुट कर सकते हो, टेक्सचुअल डेटा इनपुट कर सकते हो, आप वॉइस इनपुट कर सकते हो। साथ ही अब तो आप बायोमेट्रिक सेंसर्स के थ्रू हमारे बॉडी में जो सेंस ऑर्गन्स है, फिंगर स्कैन करवा सकते हो, रेटिना स्कैन करवा सकते हो, फेशियल एक्सप्रेशंस को, फेस को स्कैन करवा सकते हो। तो ये सारा जितना भी डेटा है, ये वेराइटी ऑफ डेटा, इसके लिए वेराइटी ऑफ इनपुट डिवाइसेस अवेलेबल है। अब बड़ा कंफ्यूजन होता है मैम कि कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस होते हैं और कौन कौन से आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, ये मैंने लास्ट सेशन में भी आपको बताया था। और अब आपके सारे डाउट्स 110% क्लियर हो जाने वाले हैं। तो स्टार्ट से लेकर एंड तक सेशन में बने रहना। सेशन थोड़ा लेंथी जरूर होगा। आज के सेशन में सारे इनपुट डिवाइसेस को कवर करवाने वाली हूं मैं। तो जितने भी इनपुट डिवाइसेस हैं जिनके थ्रू आप वैरायटी ऑफ इनपुट को, ऑडियो, वीडियो, टेक्सचुअल, ग्राफिक्स, बायोमेट्रिक सेंसर्स के थ्रू जो भी डेटा इनपुट करोगे वो उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस करेगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बेसिक इनपुट डिवाइस जहां से शुरुआत होती है वो है कीबोर्ड।
ओके। कीबोर्ड के थ्रू हम टेक्सचुअल डेटा एंटर करते हैं। कीबोर्ड एक टाइपराइटर की तरह डिवाइस होता है। पहले के जमाने में जो टाइपराइटर चलता था उसमें खच खच करके आवाज आती थी, बहुत सारी कीज होती थी जिनको आप प्रेस करते थे। मैकेनिकल डिवाइस था, हाथ से आपको सारी कीज प्रेस करनी होती थी, तब पेपर पे प्रिंटिंग होती हुई दिखती थी, ठीक है। लेकिन कीबोर्ड क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कंप्यूटर से कनेक्ट होता है। यहाँ पे आप ज्यादा नॉइज भी क्रिएट नहीं होती, टाइपराइटर में तो बहुत नॉइज क्रिएट होती थी, ठीक है। यहाँ पे जो कीज होती है वो स्मूथ होती है, एक पैटर्न होता है जिसमें आप टाइपिंग सीखते हो, टाइपिंग कर सकते हो, है ना। तो कीबोर्ड्स भी वैरायटी ऑफ कीबोर्ड्स अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है। तो कीबोर्ड इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस। इट लुक्स लाइक अ टाइपराइटर। इट इज यूज्ड टू फीड द डेटा इनटू कंप्यूटर। इट कंटेन्स नंबर ऑफ बटन्स और कीज लाइक टाइपिंग, अल्फान्यूमेरिक कीज, कंट्रोल कीज, फंक्शन कीज, नेविगेशन कीज एंड न्यूमेरिक कीपैड। ऑब्वियस सी बात है मैम, कीबोर्ड सभी ने देखा है ना। आजकल तो आप अपने मोबाइल फोन में वर्चुअल कीबोर्ड का भी यूज करते हो जो बिल्कुल एक्चुअल कीबोर्ड की तरह ही होता है ना जी, जिसमें कुछ कीज होती हैं, कुछ आपकी फंक्शनल कीज होती है। यदि मैं फंक्शनल कीज की बात करूं तो F1 to F12 फंक्शनल कीज होती है, टेक्सचुअल कीज होती हैं जो अल्फाबेटिकल कीज होती है, कुछ न्यूमेरिक कीज होती हैं, ठीक है। तो वन बाय वन हम कीज को डिस्कस कर लेते हैं। टाइपिंग और अल्फा न्यूमेरिक कीज, मतलब आप जब टाइपिंग सीखते हो तो आप इनिशियली नंबर्स और अल्फाबेट्स को एंटर करना सीखते हो, ठीक है जी। तो अल्फा न्यूमेरिक कीज अवेलेबल होती हैं जिसमें कुछ अल्फाबेट्स होते हैं A to Z तक, कुछ पंक्चुएशंस होते हैं, मतलब फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेटरी मार्क, है ना, कॉमा, ये पंक्चुएशन सिंबल्स होते हैं, कीज होते हैं। और उसी के साथ कुछ सिंबल्स होते हैं, जैसे कि हम बात कर लें हैश, परसेंटेज, @ है ना, और कुछ नंबर्स कीज होती है 0 to 9। तो दिस ऑल आर इंक्लूडेड एज इन अल्फा न्यूमेरिक कीज। इन सभी को हम अल्फा न्यूमेरिक कीज में इंक्लूड कर देते हैं। वहीं बात करें कंट्रोल कीज की, तो कुछ कंट्रोल कीज भी होती है। अब आपने बहुत सी बार कीज यूज किया होगा लेकिन आपको नहीं पता होगा कि इनको कंट्रोल कीज कहते हैं, जैसे कंट्रोल, ऑल्ट, विंडोज, लोगो की, शिफ्ट की, एस्केप की। दिस ऑल आर नोन एज कंट्रोल कीज, जिनके थ्रू आप क्या कर सकते हो, जिनके थ्रू आप स्क्रीन पर किसी भी चीज को कंट्रोल कर सकते हो। कॉपी करना है तो आप कॉपी कर सकते हो। इन्हें बेसिकली कॉम्बिनेशन कीज के नाम से भी जाना जाता है। कंट्रोल, ऑल्ट, शिफ्ट, इनको कॉम्बिनेशन कीज भी कहते हैं क्योंकि आप शॉर्टकट मेन्यू के साथ में इनको यूज करते हो। इंडिविजुअली इनका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन हमेशा ये किसी ना किसी अल्फा न्यूमेरिक या किसी नंबर या किसी सिंबल कीज के साथ में यूज किए जाते हैं। तो ये बेसिकली एक एक्शन को परफॉर्म करने के लिए यूज होते हैं। जैसे कॉपी करना है तो कंट्रोल C, पेस्ट करना है तो कंट्रोल V, है ना, ये सब शॉर्टकट कीज होती हैं। वहीं कुछ फंक्शनल कीज होती हैं जिनका अपने आप में ही फंक्शंस होते हैं। जैसे आप F5 प्रेस करते हो तो आपका सिस्टम रिफ्रेश होने लगता है, ये एक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है F5 की। F2 प्रेस करते हो तो आपकी फाइल सेव हो जाती है, आप अपनी फाइल का नाम बदल सकते हो। ऐसे कुछ फंक्शंस के लिए कुछ फंक्शनल कीज होती हैं। हर एक लैपटॉप का चाहे कीबोर्ड देखो या डेस्कटॉप का कीबोर्ड देखो, उसमें F1 से लेकर F12 तक फंक्शनल कीज अवेलेबल होती है, ठीक है। कुछ नेविगेशन कीज होती हैं। यदि आपको स्क्रीन पे कर्सर को लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम मूव करना है तो नेविगेशन कीज होती हैं जिन्हें आप एरो की कहते हो। इसके अलावा पेज अप, पेज डाउन कीज होती हैं, ठीक है, जिससे आप पेज के टॉप पर, पेज के बॉटम पर मूव कर सकते हो। सो दे इंक्लूड द एरो कीज, होम एंड पेज अप, पेज डाउन, डिलीट, इंसर्ट। दीज कीज आर यूज्ड फॉर मूविंग अराउंड इन डॉक्यूमेंट्स और वेब पेजेस और एडिटिंग टेक्स्ट को एडिट करने के लिए, डॉक्यूमेंट में मूव करने के लिए, एक लाइन ऊपर, एक लाइन नीचे जाना है, पेज के स्टार्टिंग में जाना है, पेज के एंड में जाना है, तो हम इन नेविगेशन कीज का यूज करते हैं। वही न्यूमेरिक कीपैड होता है, बिल्कुल कैलकुलेटर की तरह होता है। जैसे कैलकुलेटर में आपका न्यूमेरिक कीपैड होता है ना, वैसा ही कीबोर्ड के राइट साइड में आप देखोगे आपको न्यूमेरिक कीपैड दिखेगा जिसमें कुछ नंबर्स कीज होंगी और वो बिल्कुल जो कैलकुलेटर होता है वैसे ही अरेंज्ड होती है, जहां से आप क्विकली नंबर्स को टाइप कर सकते हो, ठीक है ना। इस तरीके का कीबोर्ड अब आपको दिखता है जहां पे हमने डिफरेंट टाइप की कीज को डिस्कस कर लिया। अप्रॉक्सीमेटली कितनी कीज कीबोर्ड में होती है, तो यदि हम स्टैंडर्ड कीबोर्ड की बात करें तो 104 या 102 कीज को माना जाता है कि कीबोर्ड में अवेलेबल होता है। वैरायटी ऑफ कीबोर्ड्स अवेलेबल है मार्केट में आजकल। तो हम बात कर ले वायरलेस, वायर्ड कीबोर्ड अवेलेबल है, वर्चुअल कीबोर्ड्स अवेलेबल है ना जी। तो इस तरीके का कीबोर्ड होता है। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे कुछ फंक्शनल कीज होती है, ये कुछ अल्फाबेट कीज होती है, यहाँ पे कुछ स्पेशल कीज के साथ न्यूमेरिक कीज होती है, ये आपकी कंट्रोल कीज होती है। एंड द लॉन्गेस्ट की ऑफ कीबोर्ड इज स्पेस बार, ठीक है जी। ये न्यूमेरिक कीपैड हो गया, ये आपका एरो कीज हो गया। यहाँ पे एरो कीज के साथ में नेविगेशन में पेज अप, पेज डाउन, होम, इंसर्ट, डिलीट, ये सारी कीज भी होती है। अच्छा, एक चीज और होता है, यहाँ पे सबसे टॉप राइट कॉर्नर पे आपको कुछ टॉगल कीज दिखती है ना, जिसके बारे में यहाँ नहीं लिखा हुआ है। टॉगल कीज मीन्स व्हाट? टॉगल कीज मीन्स यदि आप 3 कीज होती है टॉगल कीज, पहला होता है कैप्स लॉक की, दूसरा होता है स्क्रॉल लॉक की और तीसरा होता है
नम लॉक की का, ठीक है। मतलब यदि आप चाहते हो कि कैप्स लॉक ऑन या ऑफ हो जाए, कैप्स लॉक ऑन करते हो तो सारे लेटर्स कैपिटल टाइप होते हैं, कैप्स लॉक ऑफ कर देते हो तो सारे लेटर्स स्मॉल लेटर्स में टाइप होते हैं। तो कैप्स लॉक को यदि ऑन या ऑफ करते हो तो टॉगल कीज में यहाँ पर जो एक छोटी सी लेजर लाइट, एक बीम लाइट होती है, वो ब्लिंक करने लग जाती है यदि कैप्स लॉक ऑन ऑफ करते हो। तो स्क्रॉल लॉक को ऑन ऑफ करोगे तो वो यहाँ पे ब्लिंक होगा। यदि इस न्यूमेरिक कीपैड को नम लॉक को ऑन या ऑफ करना है तो वो यहाँ पर शो होगा। तो ये 3 टॉगल कीज के नाम से भी जानी जाती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है उसमें 104 कीज होती है। ये क्वेश्चंस आपसे एमसीक्यूज में जनरली पूछ सकते हैं। अब कीबोर्ड में ना डेटा अरेंज कैसे होता है, ये नंबर्स अरेंज कैसे होते हैं, A to Z ऑर्डर में क्यों नहीं होते हैं मैम, ये क्वार्टी पैटर्न में ही क्यों होता है, क्वार्टी QWERTY इसी पैटर्न में क्यों होता है। जनरली हम बात करें तो 2 टाइप्स के कीबोर्ड्स होते हैं और इसमें 2 अलग अलग लेआउट्स को फॉलो किया जाता है, और जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो है आपका क्वार्टी पैटर्न, ठीक है। क्वार्टी पैटर्न पे आपको वर्चुअल कीबोर्ड्स में मिलेंगे, नॉर्मल कीबोर्ड्स में मिलेंगे। इट इज द स्टैंडर्ड कीबोर्ड विच comes in English language. Its top row of alphabets consists QWERTY keys from the left. That's why it is called QWERTY keyboard. QWERTY keyboard क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो कीबोर्ड होता है ना, इस कीबोर्ड में यहाँ जो कीज होती हैं बेसिकली अल्फाबेटिकल जो कीज होती है 3 रो में अरेंज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे QWERTY ऐसी कुछ कीज होती है, फिर उसके बाद आ जाता है यहाँ पे ASDFJ ऐसी कुछ कीज आती है, इसके बाद CVNMBX ऐसी कुछ कीज आती हैं। तो ये ABCD के अकॉर्डिंग क्यों नहीं होती है अरेंज, ये क्वार्टी पैटर्न में क्यों अरेंज होती है, ताकि हम इजीली क्या कर सकते हैं, टाइपिंग कर सकते हैं। और टाइपिंग के लिए भी आपको कुछ फिंगर्स होती है जो रेस्ट पोजीशन पे होती है, जो किस पर्टिकुलर रो में सेट करना होता है। ये क्वार्टी पैटर्न वाली जो रो है इसको होम रो कहते हैं। ASDFJ पे आपके 4 फिंगर्स होते हैं। ऐसे कुछ आप टाइपिंग जब इनिशियल सीखते हो तो इसी तरीके से हम कीबोर्ड्स का यूज करते हैं। दूसरा टाइप का जो कीबोर्ड होता है वो होता है DVORAK, मतलब DVORAK, DVORAK keyboard. This keyboard has the key layout which is created to make the typing work easier and faster when compared with other keyboards. यदि आप other keyboards से comparatively बात करो तो आप इस टाइप की कीबोर्ड से भी टाइपिंग इजीली सीख सकते हो। लेकिन जो स्टैंडर्ड है, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, जो हर जगह देखने को मिलता है, वो QWERTY पैटर्न का ही कीबोर्ड होता है। तो अभी के क्वेश्चन यदि आपके दिमाग में आता है कि why it is based on QWERTY, ताकि आप इजीली टाइपिंग सीख सकते हो, ठीक है। एक टाइपिंग करने के लिए जो पैटर्न है जहां से आप इजीली किसी भी लेटर्स को टाइप कर सकते हो वो QWERTY पैटर्न ही होता है। तो यहाँ पे दोनों के ना कीबोर्ड के मैंने एग्जांपल्स आपके लिए लगाए हुए हैं ताकि आपको समझ में आ सके। ये वही नॉर्मल QWERTY पैटर्न वाला कीबोर्ड जो आप देख रहे हो, QWERTY UIOP ASDFG ZX CV BNM जो मैंने बताया वही लिखा हुआ है, ठीक है। और वहीं यदि हम बात करें DVORAK कीबोर्ड की तो आप यहाँ पे देखो इस तरीके से इसमें अरेंजमेंट होता है। क्लियर। नाउ एडवांटेजेस क्या है QWERTY कीबोर्ड के, ये आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में। इजी टू इनपुट टेक्स्ट एंड नंबर्स, टेक्स्ट और नंबर्स को इजीली इनपुट करने के लिए यूज किया जाता है। वेरियस फॉर्मेट्स यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, ठीक है। वहीं बात करें डिसएडवांटेजेस की तो अनसुटेबल फॉर क्रिएटिंग डायग्राम्स। अब भाई आप यहाँ पे डायग्राम्स वगैरह तो नहीं बना सकते हो क्योंकि आप ऑब्वियस सी बात है कि कैरेक्टर्स को एंटर कर पा रहे हो। और यदि आपको कहा जाए कि आप माउस को हटाकर सिर्फ कीबोर्ड से अपना कंप्यूटर चलाओ तो बताओ जरा कर पाओगे या नहीं? कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे, क्योंकि कीबोर्ड में वो सारे फीचर्स होते हैं जो कि माउस में भी होते हैं। कुछ शॉर्टकट कीज होती है, एरो कीज होती है जिससे कर्सर को मूव करवा सकते हो। तो डेफिनेटली इफ माउस इज नॉट कनेक्टेड इन योर कंप्यूटर सिस्टम देन यू कैन वर्क विद द कीबोर्ड इजीली, ठीक है। बट हाँ, ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा क्योंकि कीबोर्ड में आपको कर्सर को मूव करने में, ले जाने में इधर उधर टाइम लगता है ना, थोड़ा सा टैब की का यूज करना पड़ता है, तो ये टाइम कंज्यूमिंग होता है एज कंपेयर व्हेन वी आर मूविंग द कर्सर। ओके, अब इसके बाद बात करते हैं माउस की। यदि आपको कर्सर को मूव करवाना है, आपको कुछ फाइल को सिलेक्ट करना है, ओपन करवाना है, कोई प्रॉपर्टी सेट करना है, तो जब हम एक पॉइंटिंग डिवाइस की बात करते हैं तो माउस सबसे टॉप पर आता है, जिसे आप चूहा भी कहते हो, है ना। यहाँ पे हम उस चूहे की बात नहीं कर रहे हैं, बेसिकली हम यहाँ पर माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस की बात करें जो बहुत कॉमन डिवाइस है, जो बेसिकली आजकल देखा जाए तो लैपटॉप में इनबिल्ट आता है ना, जिसको हम ट्रैक बॉल के नाम से जानते हैं। आप थंब से या फिंगर से उसको स्क्रॉल कर सकते हो तो स्क्रीन पे आपको कर्सर भी मूव होता दिखता है, ठीक है जी। तो माउस भी आजकल वैरायटी में आते हैं, वायरलेस और वायर्ड माउस आते हैं। अब माउस भी अलग अलग टाइप के होते हैं। ये इतना डिटेल में हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आपकी बुक में डिटेल में दिया हुआ है और इसके क्वेश्चंस इस तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इट इज अनदर इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस, इट इज हैंडी और हैंड ऑपरेटेड
पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस दैट रोल्स ऑन अ फ्लैट सरफेस। फ्लैट सरफेस पे आप माउस को रोल करते हो तो स्क्रीन पे कर्सर मूव होता है, ठीक है, जो पॉइंटर है स्क्रीन पर वो मूव होता है। इट इज यूज्ड टू पॉइंट एट द सिलेक्ट थिंग्स ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। नाउ ड्रॉ स्केचेस, डायग्राम्स, ड्रैग एंड ड्रॉप ऑब्जेक्ट्स। आप कीबोर्ड के थ्रू ड्रॉ तो नहीं कर सकते हो इजीली, बहुत टाइम लगेगा, वेरी टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, लेकिन माउस के थ्रू आप कोई भी चीजों को इजीली ड्रॉ कर सकते हो, उसको मिनिमाइज कर सकते हो, मतलब आप किसी भी चीज को स्ट्रेच कर सकते हो, श्रिंक कर सकते हो, वो इजी होता है, ठीक है। फंक्शंस व्हिच कैन बी परफॉर्म्ड यूजिंग माउस बटन्स आर लेफ्ट क्लिक, डबल क्लिक, राइट क्लिक एंड ड्रैग एंड ड्रॉप। जैसे कीबोर्ड में बहुत सारी कीज होती है ना, उसमें फंक्शनल कीज और अल्फान्यूमेरिक कीज, कंट्रोल कीज, डिफरेंट कीज होती है। माउस में बेसिकली 3 चीज होती हैं, ठीक है। सपोज मैं इस माउस बटन की बात करूं तो यहां आप देखोगे सेंट्रल में क्या होता है, सेंटर में होता है एक स्क्रोल, इसको आप बोल सकते हो स्क्रोल व्हील भी कह सकते हो, ठीक है। यहाँ होता है एक लेफ्ट क्लिक बटन, इसको आप बोल सकते हो कि ये लेफ्ट क्लिक बटन होता है, और यहाँ होता है एक राइट क्लिक बटन, ठीक है। आई बात समझ में। अब लेफ्ट क्लिक से आप क्या करते हो, किसी भी फाइल को एक्सेस कर सकते हो। राइट क्लिक से क्या करते हो, आप प्रॉपर्टीज सेट कर सकते हो। और ये जो बीच में एक बटन होता है ना, जिसको स्क्रोल व्हील कहते हैं या स्क्रोल कहते हैं, जिससे आप स्क्रोलर कहते हैं, जिससे आप स्क्रोल कर सकते हो स्क्रीन को अप एंड डाउन, लेफ्ट राइट, ठीक है जी। तो माउस के बेसिकली ये 3 से 4 बटन इस पे प्रेजेंट होते हैं, और इसी के थ्रू आप ड्रैग एंड ड्रॉप ऑपरेशन को भी परफॉर्म कर सकते हो। सो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ माउस। आजकल यदि बात करें तो डिफरेंट टाइप के माउस अवेलेबल है, जिसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैकेनिकल माउस की, जो ओल्ड टाइप का माउस है। मैकेनिकल माउस में क्या होता था कि नीचे एक रबर की बॉल लगी होती थी, ठीक है, बेसिकली जिसकी वजह से ये थोड़े हैवी भी होते थे, छोटी सी रबर की बॉल। अब जब वो बॉल फ्लैट सरफेस पे आप माउस को मूव करते हो तो बॉल रोटेट होती है, और जैसे ही बॉल रोटेट होती है तो स्क्रीन पे कर्सर मूव होता है, ठीक है। तो मैकेनिकल माउस has a rubber or metal ball on its underside which can rolled in any direction. Okay, a sensor within the mouse detects the motion of ball and moves the pointer on the screen in the same direction. ये मैकेनिकल माउस का यहाँ पर देखो डायग्राम भी मैंने लगाया हुआ है, ठीक है। इसमें अंदर के साइड पर एक बॉल लगी होती है और एक सेंसर होता है जो उस बॉल का मोशन को डिटेक्ट करता है, उसके बेसिस पे स्क्रीन पे कर्सर मूव होता है। लेकिन आजकल तो मैम बहुत सारे अलग अलग टाइप के वैरायटी के माउसेस अवेलेबल है। यदि हम बात करें ऑप्टिकल माउस की, तो ऑप्टिकल माउस बेसिकली एक ऐसा माउस होता है जिसमें रबर बॉल नहीं लगी होती है ना। इसमें लाइट इमिटिंग डायोड का यूज किया जाता है, लेजर का यूज किया जाता है, जिससे कि आप कर्सर का जो मूवमेंट है स्क्रीन पर वो डिटेक्ट कर सकते हो। मतलब यहाँ पर ना सेंसर्स तो यूज होते हैं, बट इसी के साथ में यहाँ पे लाइट इमिटिंग डायोड्स यूज होती है, एक लेजर लाइट होती है। तभी आप देखोगे अपने माउस में एक ब्लू कलर या रेड कलर की लाइट जलती है, देखा होगा आपने ना, क्यों? क्योंकि उसमें एक लेजर लाइट लगी होती है, लाइट इमिटिंग डायोड्स होते हैं जो बेसिकली जो माउस का कर्सर है ना स्क्रीन पे कहाँ मूव कर रहा है उसको डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्टिकल माउस होता है, इस तरीके से दिखता है। ये लाइट इन वेट होता है। अगर हम मैकेनिकल माउस की बात करें तो वो हेवी इन वेट होता है, क्योंकि इसमें रबर का बॉल यूज होता है। नाउ आजकल तो कॉर्डलेस और जैसे मैंने बताया कि वायर्ड और वायरलेस माउस भी चलते हैं, तो ज्यादातर यूज होने वाला ये कॉर्डलेस माउस होता है। इट इज नोन एज वायरलेस माउस। इट कैन बी यूज्ड फॉर फ्रॉम अ डिस्टेंस टू ऑपरेट अ कंप्यूटर. It is not physically connected to a computer. It is portable and comfortable to the users. मतलब यहाँ पे ना कोई कनेक्शन नहीं होता है वायर का, आप एक डिस्टेंस पे ले जाकर भी माउस को यूज कर सकते हो। आप बाउंडेड नहीं होते हो कि आपको सिस्टम से कनेक्ट करना है, आपको सीपीयू से कनेक्ट करना है और उतनी ही डिस्टेंस पे आप उसको यूज कर पाओगे। इसको आप वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ में यूज कर सकते हो। यहाँ पे इसके साथ में एक छोटा सा ब्लूटूथ कनेक्टर आता है, वो आपको कनेक्ट करना होता है अपने सिस्टम में, और एक डिस्टेंस पर एक सुटेबल रेंज पर आप इस माउस को यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें कोई वायर का झंझट नहीं होता है, फिजिकली इसको कनेक्ट करने की जरूरत नहीं होती है। अब लेजर माउस इज ऑल्सो ऑप्टिकल माउस दैट यूजेस लेजर लाइट डिटेक्ट माउस मूवमेंट। जैसे मैंने अभी बताया यहाँ पे ऑप्टिकल माउस की बात की जा रही है, तो इसके साथ में यहाँ पे इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। आइडियल टू यूज विद डेस्कटॉप कंप्यूटर्स। डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के साथ में यूज करना जरूरी होता है, क्योंकि वहां पर आपको माउस की जरूरत पड़ती है। इजी टू यूज टू पॉइंट एन आइटम एंड ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन, ठीक है। तो ये तो बात हो गई एडवांटेजेस की। वही यदि इसके डिसएडवांटेजेस पूछ ले तो क्या लिख कर आओगे? सुनो, द नीड ऑफ फ्लैट सरफेस क्लोज टू द कंप्यूटर। अब माउस को किसी भी सरफेस पे नहीं चला सकते। यदि किसी सरफेस पे चलाते हो आप, प्रॉपर सरफेस नहीं होती है, तो माउस के खराब होने के भी चांसेस होते हैं। इसलिए हम उसको बाकायदा माउस पैड पर या फिर एक फ्लैट सरफेस पर ही यूज करते हैं। एक्सेसिव यूज कैन लीड टू हेल्थ प्रॉब्लम सच एज रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरी और इन द रिस्ट। अगर आप गलत तरीके से उसको यूज करते हो तो आपको इंजरी भी हो सकती है, आपके रिस्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। आ गई बात समझ में? तो ये इसके 2 डिसएडवांटेजेस हैं और बाकी इसके 2 एडवांटेजेस हैं। अब बात करते हैं अगले इनपुट डिवाइस
डिवाइस की जिसका नाम है जॉयस्टिक। देखो कीबोर्ड और माउस दो बेसिक कॉमन इनपुट डिवाइस हैं जो आपको अच्छे से समझ में आ चुके हैं, जिसको आप बहुत बचपन से यूज करते आ रहे हो, जब से आपने कंप्यूटर सीखा है तब से आप देखते आ रहे हो। लेकिन इनके बारे में लिखोगे क्या, वो समझ में आ गया यदि एग्जाम में आया तो, है ना, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस एंड एवरीथिंग। चलो जॉयस्टिक क्या होता है, जॉयस्टिक के थ्रू हम डेटा इनपुट कर सकते हैं, वो भी पॉइंटिंग डिवाइस ही होता है। आप लोग वीडियो गेम प्ले करते होंगे, प्ले स्टेशन पे जाते होंगे तो एक हैंडल डिवाइस इस तरीके का दिखता होगा, जिससे स्क्रीन पर जो भी ऑब्जेक्ट है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, कहां जंप करेगा, वो आप इसी के थ्रू इंस्ट्रक्शंस देते हो। ठीक है, तो जो भी इंस्ट्रक्शंस हम सिस्टम में दे रहे हैं, जिसके लिए जो भी इनपुट डिवाइस हो रहा है वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, उसके लिए अलग अलग इनपुट डिवाइस यूज होते हैं। तो जॉयस्टिक इज अनदर टाइप ऑफ पॉइंटिंग डिवाइस जिसके थ्रू हम डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंचा सकते हैं। बेसिकली वीडियो गेम्स, प्ले स्टेशंस पे आप इसको देखते हो। जॉयस्टिक्स आर यूज्ड इन सिविलियंस एंड मिलिट्री एयरक्राफ्ट ऑल्सो, क्रेन्स, अंडर वाटर अननेम्ड व्हीकल्स में इसका यूज किया जाता है, व्हील चेयर्स में यूज कर सकते हो, सर्वेलेंस कैमराज में यूज किया जाता है, जीरो टर्निंग रेडियस लॉन मोनर्स इसका यूज करते हैं। वहीं आप देखो जो आपका टीवी का रिमोट कंट्रोल होता है, और सिंपल सी बात बताती हूँ, एसी का रिमोट कंट्रोल होता है, टीवी का जो रिमोट कंट्रोल होता है वो भी तो इनपुट डिवाइस होता है। मेरे हाथ में आप ये देख रहे हो स्टाइलस, इट इज ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है आपको अच्छे से। तो जॉयस्टिक क्या हुआ, अब क्लियर हो चुका है। नाउ दे गिव अ बेटर गेमिंग एक्सपीरियंस फॉर रेसिंग और फ्लाइंग स्टाइल्स ऑफ अ कंप्यूटर गेम। तो ये अधिकतर जो है बेनिफिट प्रोवाइड करता है आपको वीडियो गेम्स वगैरह में। डिसएडवांटेज क्या है, इट कैन बी ब्रोकन इफ टू मच फोर्स इज यूज्ड ऑन दैम। यदि आप इसमें बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे तो ये ब्रोक हो सकता है। एक्सेसिव यूज कैन लीड टू हेल्थ प्रॉब्लम्स सच एज रिपीटेटिव स्ट्रेन एंड इंजरी। वही जो माउस के डिसएडवांटेज थे वो यहाँ पे इसके भी डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। इसको किसने इन्वेंट किया था बेटा, शो मिंग लियू ऑफ टैपे, अ मिंग चैंग ऑफ ताइवान एंड लूशियो ऑफ ताइवान इन 1998 में इसको इन्वेंट किया था। ठीक है, तो बात समझ में आ गई जॉयस्टिक की भी। अब बात कर लेते हैं स्कैनर की। स्कैनर क्या होता है, स्कैनर बेसिकली एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके थ्रू आप कैसा भी डेटा को स्कैन कर सकते हो, चाहे कोई इमेज हो, कोई टेक्सचुअल डॉक्यूमेंट हो, व्हाटएवर इफ यू वांट टू इंसर्ट इनटू द कंप्यूटर एज इट इज ना, तो हम स्कैनर का यूज कर लेते हैं। तो स्कैनर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स अ डॉक्यूमेंट, फिल्म, ग्राफिक, फोटोग्राफ और डिजिटल इमेज which can be manipulated according to the requirement through an appropriate software. So scanners can be used. अब स्कैनर्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं। कुछ स्कैनर्स होते हैं जो कि सीपीयू के साथ में, मतलब हम बोले कि जो प्रिंटर्स होते हैं ना, सीपीयू नहीं प्रिंटर्स जो होते हैं, उन प्रिंटर्स के साथ में इनबिल्ट आते हैं। मतलब कुछ ऐसे प्रिंटर्स होते हैं जो प्रिंटिंग का भी काम करते हैं, उसी में ऊपर स्कैनर भी कनेक्टेड होता है, तो आप वहां से फोटोकॉपी कर सकते हो, इमेजेस को स्कैन भी कर सकते हो। कुछ फोटोकॉपी मशीन के साथ में भी आते हैं इनबिल्ट, है ना, या फिर कुछ अलग से सेपरेट स्कैनर के फॉर्मेट में भी आपको मिल जाते हैं। तो हैंडल्ड स्कैनर भी होते हैं, फ्लैट बेड स्कैनर भी होते हैं, शीट फेड स्कैनर होते हैं, ड्रम टाइप के स्कैनर्स भी होते हैं। ठीक है, इसे भी ताइवान बेस्ड माइक्रोटेक इंट्रोड्यूस द वर्ल्ड्स फर्स्ट 200 DPI ब्लैक एंड व्हाइट शीट फेड स्कैनर इन 1984। ये जरूर एक बार याद कर लेना, है ना, क्योंकि हो सकता है कि आपसे ये एमसीक्यूज वगैरह में पूछ सकते हैं। अब यदि हम बात करें डिफरेंट टाइप के स्कैनर्स की, तो देखो हैंडल्ड स्कैनर कैसा होता है बेटा जी। हैंडल्ड स्कैनर कुछ इस तरीके से होता है, एक पोर्टेबल डिवाइस होता है जिसको हाथ में पकड़ के आप स्कैन कर सकते हो। आपके मोबाइल फोन में भी स्कैनर एप्लीकेशंस होती है, स्कैनर होते हैं जिसके थ्रू आप कोई भी फाइल को, किसी भी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकते हो ना। वैसा ही यहाँ पर भी एक स्कैनर डिवाइस होता है ना, एज इट नेम सजेस्ट हैंडल्ड। तो हैंडी डिवाइस होता है, पोर्टेबल होता है और लो प्राइस में मार्केट में अवेलेबल हो जाता है, बट इससे जो क्वालिटी होती है वो थोड़ी सी लो होती है। ठीक है, क्योंकि ये टेक्स्ट को जब कैप्चर कर रहा होता है तो ये जनरली आपको लो क्वालिटी की इमेज प्रोवाइड करता है। दूसरे टाइप का जो स्कैनर होता है वो होता है फ्लैट बेड स्कैनर। फ्लैट बेड स्कैनर की इमेज आप देख रहे हो यहाँ पर कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है, जैसे आपकी जो फोटोकॉपी मशीन वगैरह नहीं होती, फ्लैट वैसा होता है। सो इट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्कैनर्स। इट इज मेड अप ऑफ फ्लैट glass surface on which we can place the document and photo that are to be scanned. It is a type of optical scanner. मतलब जैसे ही आप इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट या कुछ भी लगाते हो तो एक लेजर लाइट होती है जो कि लेजर लाइट के फॉर्मेट में पास होती है वहां पर, जिसके थ्रू आपको देखकर ये समझ में आता है कि आपका डॉक्यूमेंट स्कैन हो चुका है। बिल्कुल जैसे फोटोकॉपी में ग्रीन कलर की या व्हाइट कलर की लाइट आपको नहीं दिखती है, वैसे ही इसमें भी प्रोसेस होती है। ठीक है, ये मेजरली आपको जो बिजनेस ऑफिसर्स वगैरह होते हैं ना वहां देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट होता है शीट फेड स्कैनर। अभी शीट फेड स्कैनर क्या होता है, दिस स्कैनर स्कैन्स ओनली वन पीस ऑफ पेपर एट अ टाइम। इट मूव्स द पेपर अक्रॉस अ स्टेशनरी स्कैन हेड। इट लुक्स लाइक अ फैक्स मशीन। अभी फैक्स मशीन देखिए, है ना, जहां से फैक्स आपको दिखते हैं निकलते हुए फैक्स, बिल्कुल टाइपराइटर की तरह थोड़े होते हैं। वैसे यदि हम बात करें तो ये जो शीट फेड स्कैनर होते हैं ये एट अ टाइम एक ही पेपर को स्कैन करते हैं।
ठीक है। तो इट इज जस्ट लाइक फैक्स मशीन, इट मूव्स अ पेपर अक्रॉस अ स्टेशनरी स्कैन हेड। मतलब यहाँ पे एक हेड लगा होता है जो बेसिकली आपके पेपर को स्कैन कर रहा होता है, ठीक है। कैसा दिखता है शीट फेड? देखो बिल्कुल इस तरीके से दिख रहा है, जैसे फैक्स मशीन होती है, प्रिंटर्स होते हैं, वैसा आपको शीट फेड स्कैनर दिखता है, ठीक है। एट अ टाइम एक ही इमेज को, एक ही टेक्सचुअल डॉक्यूमेंट को स्कैन करेगा। एंड लास्ट इज ड्रम स्कैनर। What about this scanner? This type of scanner is used to capture highest resolution from an image. कोई इमेज को यदि स्कैन कर रहे हो, कोई टेक्सचुअल डॉक्यूमेंट को यदि स्कैन कर रहे हो, तो उसकी हाईएस्ट रेजोल्यूशन की इमेज स्कैन करके आपको देता है। यहाँ पर ना एक ड्रम लगा होता है, ठीक है, मतलब एक रोटेशनल ड्रम लगा होता है। जब भी आप कुछ स्कैन कर रहे हो तो वो ड्रम जब रोटेट होगा, इट मीन्स कि आपका जो डॉक्यूमेंट है, जो इमेज है, वो स्कैन हो रही होगी। सो ड्रम स्कैनर्स यूज फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स। इमेजेस आर माउंटेड ऑन अ glass cylinder drum. The optical system shines a light through the film. The optical system picks up the transmitted light on the other side and directs it to the photomultiplier tubes via mirrors and lenses and generates an electrical signals. So this type of scanners is mostly used in printing industries. ये स्कैनर जो है वो मोस्टली प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं। यहाँ पे एक फोटो मल्टीप्लायर लगा होता है ना, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स, जिसको पीएमटी कहते हैं, ठीक है। तो जो भी इमेज आप इसमें लगाते हो, जो भी इमेज, जो भी डॉक्यूमेंट आप इसमें स्कैन करने के लिए देते हो, तो बेसिकली वो एक ग्लास सिलेंड्रिकल ड्रम के ऊपर माउंट होता है, जैसे मैंने बताया। अब वो सिलेंड्रिकल ड्रम रोटेट होगा तो वहां पे एक ऑप्टिकल लाइट वहां पे से पास होती है। जैसे बिल्कुल आपको मैं एक बात बताऊं, फोटोकॉपी वगैरह नहीं होती, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी होता है। वैसे ही लाइट, लेजर बीम लाइट आपको दिखेगी। अब ये जो लाइट है ना, वो ट्रांसमिट होती है, और ट्रांसमिट होकर आपको ये पता चलता है कि भाई बेसिकली आपका जो पेज है वो स्कैन हो रहा है, ठीक है। उस ड्रम के आसपास वो पर्टिकुलर पेज जो है स्कैन हो रहा होता है। तो ये अच्छे से समझ में आ गया, प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज में इसको यूज किया जाता है। अब इसके क्या एडवांटेजेस हैं, ध्यान से समझना। देखो स्कैनर के क्या एडवांटेजेस हैं। फ्लैट बेड स्कैनर वेरी एक्यूरेट होता है, हाई क्वालिटी के इमेज जनरेट करता है। एनी इमेज विच इज डिजिटाइज्ड बाय स्कैनर कैन देन इंड्यूस्ड और इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स। ऑब्वियस, कोई भी इमेज को आपने एक बार स्कैन कर लिया, अब वो इमेज, वो डॉक्यूमेंट आपके पास हार्ड कॉपी में था, अब वो जैसे ही स्कैन करोगे तो वो कंप्यूटर में चला जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट बन जाएगा, आपका डिजिटल डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर इसको आप एडिट कर सकते हो, है ना। इमेजेस कैन डिजिटाइज, वंस डिजिटाइज्ड कैन एनहांस्ड विद अ ग्राफिक एप्लीकेशन। इट कैन एक्यूरेटली कैप्चर एन इमेज बट द ओरिजिनल सोर्स मे और मे नॉट इंपॉर्टेंट दैट द स्कैन्ड इमेज। तो दिस ऑल आर द एडवांटेजेस एंड होपफुली समझ में आए। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है मैम? सो इमेज प्रोड्यूस्ड बाय स्कैनर कैन टेक अ लॉट ऑफ मेमोरी स्पेस, है ना। जो भी इमेज कोई स्कैनर यदि प्रोड्यूस करता है तो मेमोरी में वो स्पेस लेता है स्टोर होने के लिए। इट लूज सम क्वालिटी इन स्कैनिंग। जब आप किसी पर्टिकुलर पेज को, किसी इमेज को स्कैन कर रहे हो, तो स्कैनर हमेशा हाई क्वालिटी की इमेज को स्कैन करके दे, जरूरी नहीं है, क्वालिटी लो होती है। ऑन पेपर आपको चीज कैसी दिख रही है, स्कैन होने के बाद सिस्टम पे कैसी दिखती है, इट डिपेंड्स, है ना। समटाइम्स यदि स्कैनर बहुत अच्छा है तो हाई क्वालिटी का इमेज भी देगा। नाउ द क्वालिटी ऑफ फाइनल इमेज इज डिपेंडेंट ऑन द क्वालिटी ऑफ ओरिजिनल इमेज। और ये इमेज ओरिजिनल, ये जो क्वालिटी है वो ओरिजिनल इमेज पर डिपेंड करती है कि आपकी ओरिजिनल इमेज कैसी है। यदि ओरिजिनल इमेज एकदम क्लियर है, एकदम सही है, तो स्कैन्ड इमेज भी वैसी होगी। लेकिन यदि ओरिजिनल इमेज में थोड़ा सा भी ब्लर है या ओरिजिनल इमेज आपकी क्लियर नहीं है, तो स्कैन्ड इमेज में और लो क्वालिटी में आपको चीजें दिखती हैं, ठीक है। चलिए मैम, स्कैनर समझ में आ गया, स्कैनर कितने टाइप के होते हैं ये समझ में आ गया, इनकी क्या क्वालिटीज हैं, क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है ये समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट से इनपुट डिवाइस की तरफ, जिसका नाम है माइक्रोफोन। देखो, हमें कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट इनपुट करना है, हमें कोई टेक्सचुअल डेटा इनपुट करना है, कुछ पॉइंटिंग डिवाइसेस का यूज करना है, इंस्ट्रक्शंस देनी है, तो हमने माउस, कीबोर्ड, स्कैनर के बारे में समझ लिया, जॉयस्टिक भी समझ लिया। बट व्हाट अबाउट यदि आपको वॉइस इनपुट करनी है? आजकल तो हम वॉइस को भी इनपुट कर सकते हैं। गूगल एलेक्सा, सिरी का यूज करते हो, बोलकर भी उनसे काम करवा सकते हो, बोलकर भी आप अपनी वॉइस को इनपुट कर सकते हो, ठीक है जी। वहीं पर हम जब इनपुट करते हैं चीजें, वो भी वॉइस के फॉर्मेट में, तो आपको एक अलग इनपुट डिवाइस का यूज करना होता है, जिसको हम माइक्रोफोन कहते हैं, ठीक है। तो माइक्रोफोन समटाइम रिफर्ड टू एज अ माइक और माइक इज अ डिवाइस यूज्ड टू कन्वर्ट वॉइस और साउंड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। आप जो भी बोलते हो, तो जो भी आपका साउंड होता है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट हो जाता है और कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंचता है। तो वॉइस आपकी वेव फॉर्मेट में होती है, लेकिन सिस्टम तक
पहुंचकर वो 0101 के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाती है। इसके लिए हम माइक्रोफोन्स का यूज करते हैं जो ये काम करते हैं। ठीक है जी, जैसे इनपुट डिवाइस के थ्रू जो इनपुट करोगे वो मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा, तो माइक्रोफोन से जो वॉइस इनपुट करोगे वो भी सिस्टम में जाके 0101 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो माइक्रोफोन, टेलीफोन, टेप रिकॉर्डर्स, हियरिंग एड्स, मोशन पिक्चर्स प्रोडक्शन, लाइव रिकॉर्डिंग, ऑडियो इंजीनियरिंग, रेडियो एंड टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग, इन सारी जगह पर आप माइक का यूज देखते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने माइक लगा रखा हुआ है, ठीक है, मेरे माइक लगाने से ही आपको प्रॉपर्ली वॉइस सुनाई दे रही है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो कहीं ना कहीं जब ये वीडियो प्रोसेस होगा सिस्टम में जाकर, तो वहां भी मेरी वॉइस को 0101 में ही प्रोसेसिंग किया जाएगा सिस्टम के थ्रू। ठीक है, तो माइक एक डिवाइस होता है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, वॉइस इनपुट कर सकते हो। अब माइक भी अलग अलग टाइप के होते हैं, है ना, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि एक ही जैसे या एक ही टाइप के माइक होते हैं। कॉर्डलेस भी होते हैं, विद कॉर्ड भी माइक अवेलेबल होते हैं, कुछ हेडफोन के साथ में भी माइक इनबिल्ट कनेक्टेड होते हैं। तो डिफरेंट टाइप के वैरायटी ऑफ माइक्स अवेलेबल है। वॉइस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर कैन बी यूज्ड टू कन्वर्ट योर वॉइस इनटू टेक्स्ट टू कंट्रोल मेन्यू ऑप्शंस और फोन सिस्टम, एंड दिस इज द एडवांटेज। अब वही यदि डिसएडवांटेज की बात करें तो स्टोर्ड ऑडियो फाइल्स कैन टेक अ लॉट ऑफ मेमोरी। ऑब्वियस सी बात है, आप कुछ भी डेटा इनपुट करोगे तो मेमोरी में जाके स्पेस तो लेगा ही, है ना, चाहे आप टेक्सचुअल डेटा इनपुट करो, चाहे आप वॉइस रिकॉग्निशन के थ्रू कोई भी वॉइस इनपुट करो, तो वॉइस और कोई इमेज, कोई ग्राफिक्स तो स्पेस लेता ही है मेमोरी में, है ना। नाउ वॉइस कमांड्स कैन डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज बाय द सॉफ्टवेयर, और यहाँ पर वॉइस कमांड्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए आपको सॉफ्टवेयर भी आपके सिस्टम में होना जरूरी है। ठीक है, चलिए OCR की बात कर लें, दैट इज ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। अब ये क्या होता है, ध्यान से समझना। इट इज एन ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस विच इज यूज्ड टू रीड अल्फाबेट्स एंड न्यूमेरिक कैरेक्टर्स ऑन अ डॉक्यूमेंट, आइदर हैंडरिटन और टाइप्ड और स्पेशल टाइप ऑफ फॉन्ट प्रिंटेड ऑन द स्पेशल पेपर. It includes an optical scanner to read the text and software to recognize the characters. It uses light source to read characters and then convert images of text into characters which are editable using word processor. मीन्स की सिंपल सी बात है, कोई पेज पर कुछ कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं, यदि उन कैरेक्टर्स को आपको कन्वर्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास आपकी बुक है और बुक में जो कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है, आप चाहते हो कि इसको एडिट करना है, आपको आप चाहते हो कि इसका PDF या इसका एक फाइल बन जाए और आप उसमें एडिटिंग कर सको, तो बेटा OCR एक डिवाइस होता है जिसके थ्रू आप उस पेज को क्या कर सकते हो, स्कैन करवा सकते हो और फिर उसमें आप फर्दर एडिटिंग कर सकते हो। जैसे वर्ड का डॉक्यूमेंट हो गया, उस तरीके से आपको यहाँ पर मिलता है। तो ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो अल्फाबेट्स को, कैरेक्टर्स को रीड करता है, हैंड रिटन फॉर्मेट में भी यदि लिखा होता है तो उसको रीड करके सिस्टम तक इनपुट करता है। इसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं। कैसा दिखता है ये डिवाइस, देखो इस तरीके से दिखता है। इसमें भी वही जैसे फोटोकॉपी स्कैनर नहीं होता है ना, बिल्कुल वैसा ही ये भी डिवाइस होता है। यहाँ भी लेजर लाइट होती है, ऑप्टिकल लाइट होती है। जब डेटा आपका स्कैन हो रहा होता है, जब आपका डॉक्यूमेंट स्कैन हो रहा होता है, तो यहाँ पे लाइट बीम आपको शो होती है जिससे आपका पेज जो है वो स्कैन होता है, कैरेक्टर्स स्कैन होते हैं और आपको विजिबल होता है। सो इट इज अ चीपर एंड पेइंग समवन द manually enter large amount of text, now much faster than someone manually enter large amount of text. आपको एंटर करना है, आपको टाइप करना है, बड़ा टेक्स्ट है आपके पास 10 पेज एंटर करने के हैं, टाइपिंग करने के, तो भाई आप OCR डिवाइस का यूज कर सकते हो। कहीं ना कहीं आपका टाइम भी बचता है और आपको ज्यादा टाइप भी नहीं करना पड़ता है, तो आपका टाइम भी बचता है, आपके एफर्ट्स भी बचते हैं। OCR आपको ऑनलाइन भी मिल जाता है, ऑनलाइन भी इसके एप्लीकेशंस मिलते हैं जिनके थ्रू आप काम कर सकते हो। ठीक है, मतलब यदि आपको डिवाइस नहीं मिलता है तो आपको ऑनलाइन भी ऐसे एप्लीकेशन है, भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया है, तो आपको चीजें वहां भी मिल जाती है। ठीक है, नाउ द लेटेस्ट सॉफ्टवेयर कैन रिक्रिएट टेबल्स एंड द ओरिजिनल लेआउट। अब यदि बात करें डिसएडवांटेजेस की, तो 100% एक्यूरेट आंसर नहीं मिलता है। पहली बात तो ये समझो, लाइकली टू बी सम मिस्टेक्स मेड ड्यूरिंग द प्रोसेस। सपोज फॉर एग्जांपल आपने कोई 10 लाइन आपने OCR के थ्रू अपने सिस्टम तक पहुंचाई और वो डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में गई, तो इन 10 लाइन में से हो सकता है कि कोई वर्ड, कोई कैरेक्टर गलत टाइप हो गया हो। THE द लिखना था तो द की जगह दिस टाइप भी हो सकता है। ठीक है, दिस इज होगा तो हो सकता है कि ये इज ना प्रिंट हुआ हो, दिस ही आपको दिखे। तो समटाइम्स ऐसी कुछ बेसिक मिस्टेक्स भी होती है। हर बार एक्यूरेट आंसर हो OCR के थ्रू ये जरूरी नहीं होता। ऑल डॉक्यूमेंट नीड टू बी चेक्ड ओवर केयरफुली, तो इसीलिए ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर से जो भी डॉक्यूमेंट आप स्कैन करते हो उसको एक बार मैनुअली आपको चेक करना होता है, मतलब आपको एक बार क्रॉस चेक करना होता है। इफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इज पुअर क्वालिटी, अब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट यदि पुअर क्वालिटी का होगा, यदि कोई हैंड रिटन डॉक्यूमेंट को आप OCR से स्कैन करवा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी क्वालिटी भी लो ही होगी और उसको रीड करने में, उसकी मिस्टेक्स को क्लियर करने में आपको प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ सकती है। ठीक है, समझ में आ गया इतना। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज MICR।
अब ये अनदर टाइप का इनपुट डिवाइस होता है। अब ये क्या होता है मैम, सुनो, MICR का मतलब होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर और मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। बैंक सभी ने देखा है, बैंक में आप चेक के थ्रू पेमेंट करते हो, तो चेक देखा है कि नहीं, पहले ये बताओ, देखा होगा ना। चेक में नीचे कुछ नंबर्स लिखे होते हैं 0 to 9, कुछ नंबर्स होते हैं, वो नंबर्स एक स्पेसिफिक इंक से लिखे होते हैं, मैग्नेटिक इंक से। अब बैंक में चेक को वेरीफाई करने के लिए इस डिवाइस का यूज करते हैं MICR। बैंक में स्पेसिफिकली ये डिवाइस देखा जाता है, पाया जाता है। यहां पर क्या होता है, चेक को जो है रीड किया जाता है। चेक के अंदर जो नंबर्स होते हैं ना, उन नंबर्स में चेक की पूरी इंफॉर्मेशन होती है, अकाउंट होल्डर कौन है, किस बैंक अकाउंट का अकाउंट है, और कितना अमाउंट आप जो है पे कर रहे हो चेक के थ्रू, है ना, या विड्रॉ कर रहे हो, वो सारी इंफॉर्मेशन उन नंबर्स में इंक्लूडेड होती है, जो दिखती नहीं है लेकिन होती है। तो ये जो नंबर्स है वो मैग्नेटिक इंक से लिखे होते हैं, जिसको रीड करने के लिए MICR डिवाइस का यूज किया जाता है। इमेजेस आपके सामने लगी हुई है, ये एक चेक है। इस चेक में यहाँ नीचे बॉटम पे इस तरीके से कुछ नंबर्स लिखे होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये मैग्नेटिक इंक से लिखे होते हैं, इसीलिए इसको MICR फॉन्ट होते हैं। जिस नंबर्स को सिर्फ एक डिवाइस पढ़ सकता है, जिसका नाम है MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। इस तरीके से चेक लगाया जाता है। ये डिवाइस आपने देखा होगा बैंक्स वगैरह में, ठीक है। तो बेसिकली चेक को रीड करने के लिए जो डिवाइस होता है वो MICR होता है। यहाँ पर जो कैरेक्टर्स लिखे होते हैं वो मैग्नेटिक इंक से लिखे होते हैं। नाउ द नंबर्स एंड कैरेक्टर्स फाउंड ऑन द बॉटम ऑफ द चेक कंटेनिंग द चेक नंबर, ब्रांच कोड एंड प्रोसेस टू प्रोड्यूस एंड एनालाइज दिस कैरेक्टर्स, है ना। देखो सारी चीजें होती है इसमें। नाउ दिस कैरेक्टर्स आर प्रिंटेड यूजिंग मैग्नेटिक ink. When a document that contains the ink needs to be read, passes through the machine. When magnetizes the ink, then translates the magnetic information into कैरेक्टर्स। अब वो जो भी इंफॉर्मेशन है चेक को इंसर्ट करने के बाद में आपको कंप्यूटर सिस्टम पर उसकी फर्दर इंफॉर्मेशन दिखने लगती है, ठीक है। तो बेसिकली MICR जो है वो सिक्योर डिवाइस है। हाई स्पीड मेथड से जो भी चेक से उसको स्कैन करता है और फिर CPU उसको प्रोसेस कर लेता है, ठीक है जी। आगे ये बात समझे। अब इसके एडवांटेजेस क्या है कि इट इज डिफिकल्ट टू फोर्ज द MICR, ऑब्वियस। दूसरा, डॉक्यूमेंट्स कैन स्टिल बी रीड व्हेन फोल्डर ऑन रिटर्न ऑन, मतलब रीड और रिटर्न ऑन। तो यहाँ पे रीड करने में, अभी भी रीड करने में डॉक्यूमेंट्स वगैरह को इसमें हेल्प करता है। अब यदि हम बात करें इसके डिसएडवांटेजेस की, तो डिसएडवांटेजेस क्या है कि ओनली 14 कैरेक्टर्स ही रीड कर सकता है, क्योंकि वही 14 कैरेक्टर्स किससे लिखे रहते हैं, मैग्नेटिक इंक से। बाकी सारे तो आप लिखते हो, आप ही अपना नाम लिखते हो, अपना डिटेल लिखते हो, आपको कितना अमाउंट ट्रांसफर करना है, साइन आपके होते हैं। सिर्फ 14 कैरेक्टर्स रीड करता है। MICR रीडर्स एंड एनकोडर्स आर एक्सपेंसिव, और ये डिवाइस एक्सपेंसिव भी होता है, इसके रीडर्स जो होते हैं वो भी एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं अब आगे लाइट पेन की। आप देख पा रहे हो मेरे हाथ में ये जो स्टाइलस है, ये जो पेन है, ये भी एक इनपुट डिवाइस की तरह काम कर रहा है। यहाँ जो भी मैं लिख रही हूँ, जो भी सिलेक्शन कर रही हूँ, वो एज ए इनपुट जा रहा है, ठीक है। तो स्टाइलस हो गया, आपका लाइट पेन हो गया। आप अपने मोबाइल फोन में देखते हो एक छोटी सी स्टिक आती है, जो बेसिकली टच स्क्रीन जो होते हैं ना, मॉनिटर्स होते हैं, टच स्क्रीन जो मोबाइल फोन्स होते हैं, टच स्क्रीन जो LEDs वगैरह होती है, वहां पर एक लाइट पेन दिया जाता है। तो लाइट पेन की बात करें तो ये एक लाइट सेंसिटिव पेन होता है, जो कि बिल्कुल एक पॉइंटिंग डिवाइस की तरह होता है, एक पेन की तरह होता है। इट अलाउज द यूजर टू पॉइंट द डिस्प्लेड ऑब्जेक्ट्स और ड्रॉ ऑन द स्क्रीन, ठीक है। स्क्रीन पर आप कुछ भी चीजें ड्रॉ कर सकते हो, वो लाइट पेन होता है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर ये एक पेन की तरह दिख रहा है, तो स्क्रीन पे आपको क्या करना है, जो भी कुछ ड्राइंग ड्रॉ करनी है, आपको कुछ लिखना है, तो वो आप लिख कर वो ड्रॉ करके भी इंसर्ट कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आप माउस के थ्रू ड्रॉ करो, लाइट पेन के थ्रू भी ये चीजें पॉसिबल होती है। द लाइट पेन कंसिस्ट, अब इसको लाइट पेन ही क्यों कहते हैं, बिकॉज इसमें एक फोटो सेंसर लगा होता है, इसके टिप पर एक फोटो सेंसर लगा होता है। व्हेन वी प्लेस इट अगेंस्ट द स्क्रीन इट डिटेक्ट्स द लाइट। जैसे ही आप इसको स्क्रीन पर लेकर जाते हो तो इसमें से एक लाइट इमिट होती है, ठीक है, विच इन टर्न हेल्प्स द कंप्यूटर टू आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ लाइट पेन ऑन द स्क्रीन, ठीक है, समझ में आई। इसलिए इसको लाइट पेन कहते हैं। बेसिकली पहले जो CRT मॉनिटर्स नहीं हुआ करते थे, जो डब्बे टाइप ओल्ड टीवी टाइप मॉनिटर होते थे, उस पे इसका ज्यादा अच्छे से यूज किया जाता था। आजकल तो हम ग्राफिक टैबलेट्स पे भी इसका यूज कर लेते हैं, मोबाइल फोन्स पे यूज कर लेते हैं, आपके लैपटॉप की स्क्रीन पर भी आप इसका यूज कर सकते हो, है ना जी। इसके क्या एडवांटेजेस है, दे हैव एक्सट्रीमली गुड पोजिशनल एक्यूरेसी ऑन कंप्यूटर स्क्रीन एंड इट ड्रॉज डायरेक्टली ऑन द स्क्रीन। आपको टाइप करने की, आपको माउस से ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली स्क्रीन पर ड्रॉ करो और वो कंप्यूटर सिस्टम में प्रोसेस होगा। Using the light pen can become uncomfortable as it sometimes involves the user and they do not work with LCD screen. LED पे आप काम कर पाओगे, लेकिन LCD स्क्रीन पर लाइट पेन काम नहीं करता है, ठीक है। ये इसके दो डिसएडवांटेजेस हैं। नाउ कम टू द बारकोड रीडर। अब बारकोड रीडर की क्या कहानी बताऊं। बारकोड रीडर तो ऑब्वियस आप सभी ने देखा होगा, हैंडल डिवाइस होता है। शॉपिंग मॉल्स वगैरह में आप जाते हो, D-Mart, V-Mart में आप जाते हो, विशाल मेगा मार्ट, N-Mart, V-Mart, जो आपके वहां जाते हो, तो बिलिंग काउंटर पे आप जो कैशियर बिलिंग कर रहा
रहा होता है उसके हाथ में एक डिवाइस होता है जिसको आप कहते हो बारकोड, जो हर एक प्रोडक्ट पर छोटी छोटी बार्स बनी होती है इस तरीके की ना, स्मॉल स्ट्रिप्स होती है ब्लैक व्हाइट कलर की, इनको रीड कर रहा होता है। इसके नीचे कुछ नंबर्स भी लिखे होते हैं। एक्चुअली ये जो स्ट्रिप्स होती है ना ब्लैक व्हाइट कलर की, जो हर एक प्रोडक्ट पे बनी होती है, इसमें प्रोडक्ट की डिटेल्स होती है। अब इस तरीके का जो हैंडल डिवाइस होता है जिसको बारकोड रीडर कहते हैं, वो इस पर्टिकुलर बारकोड्स को रीड करता है और रीड करके जो सॉफ्टवेयर उनके सिस्टम पे चल रहा होता है वहां पे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, प्राइस, सारी चीजें आपकी सिस्टम पे शो हो जाती है, क्योंकि इन बारकोड्स में सारी डिटेल होती है। तो बारकोड स्कैनर जो बारकोड रीडर होता है वो एक ऑप्टिकल मशीन रीडर रिप्रेजेंटेशन होता है, जिसमें बेसिकली वर्टिकल ब्लैक लाइंस को अलग अलग विड्थ के अकॉर्डिंग लाइंस होती है जिनको रीड किया जाता है और रीड करके सिस्टम तक पहुंचाया जाता है। अ बारकोड रीडर इज यूज्ड टू रीड प्रिंटेड बारकोड्स. This is equipped with three main components. One is infrared light source, photodiode and bidirectional link to a computer. देखो बारकोड रीडर से कुछ इंफ्रारेड लाइट्स आती हैं, है ना, वो बेसिकली इस वर्टिकल लाइंस को रीड करती हैं और रीड करने के बाद में कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंचाती है। तो एक लिंक होती है इसकी कंप्यूटर सिस्टम से। तो ये तीन हम बोल सकते हैं कि इसके मेन कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। द इंफ्रारेड लाइट सोर्स प्रोजेक्ट्स अ बीम ऑफ लाइट ऑन द बार्स एंड रिकॉर्ड्स द ब्रेक्स इनटू द बीम एंड विच रिप्रेजेंट्स द विड्थ एंड द लेंथ। आई बात समझो, जो इंफ्रारेड लाइट है वो बेसिकली जैसे ही बारकोड पे पड़ती है तो उस लाइट के फॉर्मेट में डेटा क्या होता है, रीड होता है बारकोड रीडर के थ्रू, ठीक है। यहाँ पर एक फोटो डायोड होता है जो बेसिकली इस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करता है और कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंचाता है, ठीक है। यहाँ पे जो फोटो डायोड लगा होता है वही काम करता है कंप्यूटर सिस्टम से लिंकिंग का, ठीक है जी। अब इसकी क्या एडवांटेजेस है मैम, तो इट स्कैन्स इट्स फास्ट एंड रिलायबल। ऑब्वियस सी बात है कितनी फास्ट वे में जो है बारकोड रीडर जो है डेटा को रीड करता है, ठीक है, और कहीं ना कहीं टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता है। डेटा ऑब्टेन्ड थ्रू बारकोड इज अवेलेबल रैपिडली एंड बारकोड्स आर इनएक्सपेंसिव टू डिजाइन एंड प्रिंट। और जो बारकोड्स को डिजाइन और प्रिंट करना वो ईजी होता है, इनएक्सपेंसिव होता है, ज्यादा महंगा नहीं होता है। यदि हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इट इज रीप्ड और डैमेज, देयर इज नो वे टू स्कैन द प्रोजेक्ट। मतलब कि यदि किसी प्रोडक्ट पर वो बारकोड मिट चुकी है तो आप उसको स्कैन नहीं कर पाओगे, प्रॉपर बारकोड होगी तो ही स्कैन कर पाओगे। बारकोड स्कैनर्स नीडेड डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट ऑफ द बारकोड टू बी एबल टू रीड। डायरेक्ट लाइट जब पड़ती है उसके ऊपर तो ही आप रीड कर पाओगे, यदि लाइट रेज इधर उधर जा रही है तो आप रीड नहीं कर पाओगे, ठीक है। दिस इज द डिसएडवांटेज एंड ऑल आर एडवांटेजेस। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज डिजिटल कैमरा। तो मैम अभी तक हमने सारी चीजें समझ ली, वॉइस इनपुट करना है, टेक्सचुअल डेटा इनपुट करना है, बट व्हाट अबाउट यदि आपको कोई इमेज एंटर करना है, आपने कोई फोटो क्लिक किया और उस फोटो को आपको कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंचाना है, जो आजकल बहुत इजीली पॉसिबल है, जिसके लिए हम डिजिटल कैमरा जैसे डिवाइसेस का यूज करते हैं, जिसको आप वेब कैमरा भी कह सकते हो, डिजिटल कैमरा भी कह सकते हो। दोनों अलग अलग डिवाइस होते हैं, दोनों के बारे में मैं समझाने वाली हूँ, ठीक है। डिजिटल कैमरा रिकॉर्ड्स एंड स्टोर्स फोटोग्राफिक इमेज इन डिजिटल फॉर्म। इट स्टोर्स द इमेजेस आइदर ऑन डिस्क और स्पेशल मेमोरी कॉल्ड फ्लैश मेमोरी। अब देखो ये तो आपको अच्छे से पता है कि डिजिटल कैमरा DSLR SSLR का नाम आपने सुना होगा, ऑपरेट भी किया होगा। आप जो मेरी वीडियो यहाँ देख रहे हो वो मैं खुद भी DSLR और SSLR कैमरास जो होते हैं, है ना, उन्हीं में रिकॉर्ड करती हूँ ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो सके, जो सिस्टम पर मोबाइल फोन्स पर आप इजीली देख सकते हो, है ना। तो डिजिटल कैमरा के थ्रू क्या करते हैं, ऐसी इमेजेस को, ऐसे पिक्चर्स को, ऐसे वीडियोस को क्रिएट किया जाता है जो बेसिकली कंप्यूटर्स सपोर्टेड होती हैं, है ना। वो इमेजेस जो कि एक इमेज फॉर्मेट में होती है लेकिन सिस्टम में जाके वो 01 में प्रोसेस हो सकती हैं। क्लियर, आई बात समझ रहे। तो वंस अ पिक्चर हैज बीन टेकन इट कैन बी डाउनलोडेड टू अ कंप्यूटर सिस्टम यूजिंग अ USB। एक बार यदि पिक्चर आपने क्लिक किया तो कैमराज में USB जो है वो लगा होता है, एक मेमोरी कार्ड लगी होती है जिसको आप USB के पोर्ट में कनेक्ट करके बेसिकली इमेजेस को यूज कर सकते हो, अपने प्रोसेस करवा सकते हो, प्रिंट भी करवा सकते हो। सो इट कैन डिस्प्ले इमेजेस ऑन स्क्रीन इमीडिएटली आफ्टर बीइंग रिकॉर्डेड एंड स्टोर एंड डिलीट इमेजेस फ्रॉम द मेमोरी। आप कैमरा को अपने सिस्टम से कनेक्ट करके इमेजेस को डिलीट भी कर सकते हो, इमेजेस को आप एडिट भी कर सकते हो। मेनी डिजिटल कैमरास आर रिकॉर्ड मूविंग वीडियोस विद साउंड। कुछ डिजिटल कैमरास तो आजकल मार्केट में अलग अलग फीचर्स के साथ अवेलेबल है, बहुत सारे फीचर्स होते हैं। जूम इन जूम आउट का फीचर होता है, स्लो मोशन में वीडियोस बना सकते हो, ये भी फीचर्स होता है। पोर्ट्रेट मोड में, लैंडस्केप मोड में बना सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो, कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हो, देख सकते हो, भाई साउंड के साथ में बना सकते हो, ठीक है। मतलब कैमरास में
इसमें आपके माइक भी इनबिल्ट लगे होते हैं जो कि साउंड को रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो कुल मिला के मेरी बात समझ में आ रही है। तो ये सारी फैसिलिटीज आपको जो है डिजिटल कैमरा प्रोवाइड करता है। इस तरीके का डिवाइस होता है। ऑब्वियसली बात है, आप सभी ने देखा होगा। इसके क्या एडवांटेजेस है मैम? सुनो, एलिमिनेटिंग फिल्म प्रोसेसिंग मीन्स की यदि हम बात करें, यू डोंट नीड टू वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी इन डेवलपिंग द रोल फिल्म ऑन डार्क रूम। मतलब पहले जो कैमराज हुए करते थे उनमें फिल्म लगती थी जिसको आपको रोल करके उसमें पहले इन करना होता था, फिर आप कैमराज का यूज करते थे। इस टाइप के डिजिटल कैमराज में कोई फिल्म का यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। इट कैन इजिली स्टोर अप टू 1000 फोटोज, 10,000 फोटोज अप्रोक्सीमेटली कोई भी कैमरा जो डिजिटल कैमरा है वो स्टोर कर सकता है। इसमें एक मेमोरी कार्ड लगा होता है, वो 64 GB 8 GB इस रेंज का होता है जिसमें आप फोटोज को इंसर्ट करवा सकते हो, स्टोर करवा सकते हो। डिजिटल फोटोग्राफी की यदि बात करें, एडिटिंग सॉफ्टवेयर की यदि बात करें तो वो डिजिटल कैमरास को ही सपोर्ट करते हैं। नाउ डिसएडवांटेजेस क्या होता है? अब जितना हाई क्वालिटी का कैमरा यूज करोगे उतना हाई क्वालिटी का इमेज और वीडियोस जनरेट होंगे। तो वही लिखा है कि गुड डिजिटल कैमरास आर एक्सपेंसिव, है ना। तो हाई क्वालिटी कैमरा जब खरीदने जाते हो तो वो 1-1 लाख के मिलते हैं, उनके लेंस ही 1.5-1.5 2-2 लाख के होते हैं बेटा जी। समझ में आ रही है बात? तो यदि आप हाई क्वालिटी पे जाते हो तो वो एक्सपेंसिव होता है। बैटरी कंजप्शन इज मच मोर फास्टर इन केस ऑफ डिजिटल कैमरा। यहाँ पे थोड़ा बैटरी कंजप्शन भी फास्टर होता है ना। ना वो करप्टेड मेमोरी कार्ड मे रिजल्ट इन लॉस्ट फोटोज। यदि आपने मेमोरी कार्ड करप्ट हो गई आपके कैमरा की तो आपके जो फोटोज इमेजेस हैं वो भी लॉस्ट हो सकते हैं, है ना। इसलिए कहते हैं टाइम टू टाइम बैकअप लेके रखो। चलिए, तो इतना अच्छे से समझ में आया। लास्ट इनपुट डिवाइस अब हम डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है वेब कैमरा। वेबकैम क्या होता है? इट इज अ वीडियो कैमरा दैट फीड्स इट्स इमेज इन अ रियल टाइम टू अ कंप्यूटर और अ कंप्यूटर नेटवर्क। अभी वेबकैम की जब बात करें तो यहाँ पे आपने सुना होगा कि आप रियल टाइम पर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे होते हो, ठीक है। जब आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हो तो वहां पे आपको ऐसा कैमरा चाहिए होता है जो कि रियल टाइम में जब आप नेटवर्क में, सोशल नेटवर्क में किसी के साथ कनेक्टेड हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हो, ग्रुप चैट कर रहे हो, तो वहां पे आपको अपना फेस दिखाना होता है, अपनी वॉइस दिखानी होती, सुनानी होती है। एक तरीके से एक वीडियो को आप रिकॉर्ड कर रहे होते हो रियल टाइम में। तो रियल टाइम में जो कैमरा होता है वो वेब कैमरा होता है, ठीक है। जनरली गूगल मीट, स्काइप जैसे जो सॉफ्टवेयर होते हैं वहां पे यदि आप अपने लैपटॉप वगैरह का यूज कर रहे होते हो तो उसमें इनबिल्ट भी आजकल वेब कैमरा आता है, ठीक है। बात समझ में आई? आप देखोगे जो डेल वगैरह के, जो एप्पल के लैपटॉप्स आते हैं उसमें टॉप पर एक वेब कैम लगा होता है, छोटा सा कैमरा लगा होता है ना, जो रियल टाइम में भी काम करता है। सो इन दिस एज ऑफ वीडियो चैटिंग विद फ्रेंड्स और रिलेटिव्स और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग विद द कलीग्स, यू कैन यूज इट, ट्रांसमिट ऑडियो वीडियो ओवर द इंटरनेट, यू कैन कम्युनिकेट विद अदर पीपल who have webcams, ठीक है। each of you watching a video or talk to others. Now a web camera comes with built-in microphone also. आजकल जो webcam है वो माइक्रोफोन के साथ भी built-in आते हैं ताकि आपका वॉइस भी एक्सचेंज हो सकता है, आप एक दूसरे की फेस को देखकर भी बातचीत कर सकते हो इन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह, ठीक है। सो वेब कैमरा कैन ऑल्सो बी यूज टू कैप्चर एन इमेज। You need to install required software to your computer. अब वेब कैमरा को यूज करने के लिए बेसिकली यहाँ पर इससे रिलेटेड एक रिगार्डिंग सॉफ्टवेयर होता है, इसका डिवाइस ड्राइवर होता है जो आपको इंस्टॉल करना होता है, ठीक है। अब वेब कैमरा किस तरीके का दिखता है आप ऐसे देख सकते हो, ठीक है जी। दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। दोनों में, डिजिटल कैमरा में, वेब कैमरा में, दोनों में डिफरेंस है। ये बात समझ में आ रही है? डिजिटल कैमरा को आप रियल टाइम में यूज नहीं कर सकते हो, बट आजकल कुछ ऐसे डिजिटल कैमराज भी मार्केट में अवेलेबल है जो आपको लाइव स्ट्रीमिंग भी प्रोवाइड करते हैं, तो आप उसको लाइव स्ट्रीमिंग में भी यूज कर सकते हो, है ना। बट वेब कैमरा स्पेसिफिकली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए यूज किया जाता है। इसके एडवांटेजेस क्या है बेटा? तो एबल टू इंटरैक्ट विद द पीपल अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंस। लॉन्ग डिस्टेंस में कोई भी पीपल, जैसे बिजनेस मीटिंग्स वगैरह होती है, बिजनेस की जो कॉन्फ्रेंसेस होती है वहां पे वेबकैम यूज किया जाता है ना। सपोज कि कोई बिजनेस ऑनर है और उसके 4-5 ब्रांचेस है, एक दिल्ली में, एक बैंगलोर में, एक चेन्नई में, तो यदि उनको कनेक्ट होना है तो वो वेबकैम के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। बोथ साउंड्स एंड वीडियोस इज यूज्ड मेकिंग द कम्युनिकेशन। यहाँ पे साउंड और वीडियोस दोनों का आप यूज कर सकते हो। अब डिसएडवांटेजेस की बात करें तो डिसएडवांटेजेस सिंपल ये है कि डिस्करेज पीपल टू इंटरैक्ट फेस टू फेस, है ना। समटाइम्स जो है यदि सही नेटवर्क कनेक्शन नहीं होता है तो आपका जो इमेज है वो प्रॉपर नहीं दिख पाती है, ये भी एक डिसएडवांटेज हो सकता है, ठीक है जी। तो इसी के साथ में सेशन को यहाँ खत्म करती हूँ। तो हमने चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर का पार्ट 1 खत्म किया है जिसमें इनपुट डिवाइस को खत्म किया है। अगले सेशन में, ठीक है, अगला सेशन जो आपको मिलेगा क्लास 9th कंप्यूटर वालों, उसमें हम इस चैप्टर को पूरा खत्म कर देंगे, ठीक है। तो पार्ट 2 में हम आउटपुट डिवाइस समझेंगे, स्टोरेज डिवाइस समझेंगे, प्रोसेसिंग डिवाइस को समझकर कंप्लीट कर देंगे। तो अगले सेशन के लिए बने रहना है मेरे साथ। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, दोस्तों तक शेयर कर दो। यदि पहली बार आए हो तो आपको पहले वाली चैप्टर का लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जहां से आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। क्लास 9 to 12 IT CS IP AI सारे वीडियो लेक्चर्स अब आपको अवेलेबल है, तो अपने जूनियर्स और अपने सीनियर्स
तक शेयर करना ना भूलें। और यदि आप इन चैप्टर्स के नोट्स को एक्सेस करना चाहते हो तो बेटा जी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो अभी जाकर। बरखा मैम कंप्यूटर 10325 टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो यहाँ पे दिया हुआ है, ताकि आप फ्री ऑफ कॉस्ट सारे नोट्स को भी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है जी, तो मिलेंगे अगले सेशन में। टिल देन स्टे हियर, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।